खुद से बातें ना करूं तो क्या करूं मैं? मेरी दुनिया में कोई सुनने वाला भी तो नहीं। वो इस समय दूसरे कमरे में बेहोश हुआ है। मैंने उसकी शराब में कोई चीज मिला दी थी और वो शराब शरबत की तरह गट गट करके पी जाता है। और इस पर कोई खास असर नहीं होता। आंखों में लाल धूल से छूने लगे, आंखों की शिकनें पसीने से भीग कर तमाम होती हैं, यूं का जहर और उजागर हो जाता है। बस होशो हवास बदस्तूर कायम रहते हैं। ये तरकीब मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? क्या पता सूझी भी हो और मैंने कुछ सोचकर इसको दबा दिया हो। मैं कुछ बातें यूं ही सोचकर दबा जाता हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो पहले ही घूंट में जायका पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा। जैसे जैसे गिलास खामोश होती गई, उसकी आंखें बंद होने लगी और मेरा हौसला बढ़ने लगा। उस एक क्षण में मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी गर्दन पकड़ दूं। नहीं 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 नहीं। नतीजों की कल्पना मात्र से मेरा दिल दहल गया है। समझता हूं कि हर बुज़दिल आदमी की कल्पना बहुत तेज होती है, उसे हर खतरे से बचा कर ले जाती है। लेकिन उस शाम मैंने उसकी तरफ एक बार देखा जरूर था। साधारण हालात में भी मेरी स्थिति उसके सामने असाधारण सी रहती। साधारण हालात में भी मेरी आंखें इधर से उधर फड़फड़ाती रहती हैं। खैर, उसकी आंखें बंद हो चुकी है, सर भी झूल चुका है। सर एक तरफ लुढ़कने से पहले उसकी दोनों बाहें लदी हुई टहनियों की उठान के साथ मेरी ओर बढ़ रही थी और उसी समय मुझे भ्रम हुआ कि वो दम तोड़ रहा है। लेकिन मुझे मालूम था कि वो मुझे किसी भी क्षण उछलकर खड़ा हो जाएगा और होश संभालते ही मुझे कुछ कहेगा नहीं। उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। वो पहले भी बहुत कम बोला करता था और अब तो मानो ऐसा हो गया हो कि गूंगा। उसकी गूंगी अवहेलनाओं की कल्पना मात्र से मेरा दिल दहल रहा है। मैंने कहा ना कि मैं
बुज़दिल आदमी हूं। मैं नहीं क्यों मान बैठा था कि इतने वर्षों की जिंदगी के बाद मैं उसके आतंक से आजाद हो चुका हूँ। शायद शायद इसी खुशफहमी में मैं उसे उस दिन अपने घर ले आया था। शायद इसलिए कि मैं उस पर रौब काटने, उसको नीचा दिखाने की दुराशा रही हूँ, या फिर इसलिए कि वो मेरी खूबसूरत बीवी, मेरे चहकते भटकते तंदुरुस्त बच्चों और इस आलीशान घर को देखकर वो खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और मुझे उससे हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। या फिर उसको एहसास कराना चाहता था कि उससे दूर होने के बाद मैंने अपनी जिंदगी की खुशहाल हद तक संभाल और संवार ली। लेकिन ये सब लंगड़े बहाने थे। सच तो ये है कि उस दिन मैं उसके साथ नहीं आया था, वो खुद मेरे साथ चलकर आया था। मैं नहीं, बल्कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। और इतनी बारीक बात मुझे उस समय समझ में नहीं आई। मुझे कभी भी कोई भी सही बात सही समय पर समझ में नहीं आती। क्या करूं? यही तो परेशानी है। वैसे परेशानियां और भी बहुत सारी हैं। उनका सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। खुद से बातें ना करूं तो क्या करूं मैं? मेरी दुनिया में और सुनने वाला भी तो नहीं। शायद उस दिन माला के सामने भी मैंने ऐसी ही कोई लंबी सफाई पेश की होगी, उसने ध्यान भी नहीं दिया होगा। उसे देखते ही बिफर उठे। सबसे पहले मुझे अपनी गलतियों और स्थिति का एहसास उसी क्षण हो गया था। मुझे ना इससे वही घर से दूर सड़क के किनारे समझौता कर लेना चाहिए था। अपनी चुप्पी तोड़कर अपनी सारी परेशानियों को इसके सामने रख देना चाहिए था। माला का एक खाका सा खींच लेना चाहिए था। उसको कह देना चाहिए था, देखो गुरु, मुझे माफ करो और मेरा पीछा छोड़ दो। तो शायद हम लोग किसी समझौते पर पहुंच जाते, या फिर वो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे ही देता ना। एक साथ दो मोर्चों को संभालने की दिक्कत तो पेश ना आती। मुझे घर नहीं लाना चाहिए था उसको, लेकिन ये समझदारी बेकार है, बिल्कुल। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे बहुत पुराने और जानी दुश्मन। लेकिन हाँ, एक क्षण के लिए मैं ये सोचकर आश्वस्त जरूर हुआ था कि माला सारी स्थिति खुद संभाल लेगी। इसलिए माहौल को मजाक में खोलने के लिए मैंने बड़े ही लिजे अंदाज में कहा, जो इस तरह के मौकों के लिए मेरे पास सुरक्षित रहता है। लाला क्या डाली, देखा ना, अरे रास्ता तो छोड़ो, देखो ना हम दोनों कितनी लंबी सैर से लौट कर आए। अंदर आ जाए, उसके बाद जो सजा देनी हो दे लेना। माला ने रास्ता तो दे दिया, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं है। उसने मुझे बैठने के लिए नहीं बोला, और ये मुद्दा मेरी तरफ ऐसे देख रहा हो जैसे मानो कहना चाहता हो कि अच्छा, तो तुम वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए। नहीं, मैं
मैं दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी एक से नजर बचाकर दूसरे से कोई साजिशी संबंध पैदा करने की ख्वाहिश हो। और फिर माला ने मौका पाते ही मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर डांटना टपकना शुरू कर दिया। क्यों? क्या ये हमारा घर को उठा के लेकर आ गए हो? बोलो तुम्हारा पुराना दोस्त है? इतने साल हो गए शादी के, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। हैं? बच्चे क्या कहेंगे? पड़ोसी क्या सोचेंगे? बोलो। अरे अरे बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलो। मैं माला के सामने कुछ बोल नहीं पाता, सारा समय कोले में निकल जाता है और उसका मिजाज और बिगड़ जाता है। उसका गुस्सा बचा था, उसका गुस्सा हमेशा बचा होता है। हमारी कामयाब शादी की बुनियाद भी इसी पे कायम। वो हमेशा सही होती है और मैं चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए अपनी सारी गलतियों को कबूल कर लेता हूं। लेकिन वो कभी कभी मेरा दिल रखने के लिए मुझे ऐसा कह देती है, मामूली बात पर पता नहीं क्यों गुस्से हो जाती है। मानती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो, तभी तो दिल रखने के लिए सही मेरी हाँ में हाँ मिला दिया करना। मुझे उसकी झूठी घटनाएं पसंद है, लेकिन मैं उसको यकीन नहीं करता। लेकिन वो ये सोचती है कि इससे मेरा भ्रम बना रहता है। हाँ, और फिर माला ने दांत पीसते हुए फिर से कहा, अरे जवाब दो ना, बोलो ना कुछ। अभी थोड़ी देर के बाद मेरे बच्चे खेल कर घर आएंगे और इस मनहूस आदमी को बैठा हुआ देखेंगे, क्या सोचेंगे? बोलो, क्या असर पड़ेगा उन पर? वो इतना गंदा है, वो पूरा घर महक गया है। अरे बोलो ना, चुप क्यों? अरे बोलो, क्या जवाब दूंगी मैं मेरे बच्चों को? बोलो। मैं माला से क्या बोलता? मैं चुपचाप सर नीचे किए खड़ा रहा और वो सर उठाए मुझ पर बरसती रही। जैसे हाँ, वो बच्चे माला अपने साथ लेके नहीं आई थी। वो जितने उसके थे उतने मेरे भी। लेकिन वो ऐसे मौकों पर हमेशा मेरे बच्चे कहकर मुझे उनसे यूं अलग कर देती है जैसे कोई कीचड़ से लाल निकाल देता हो। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर जब घंटे दिमाग से सोचता हूं तो लगता है कि हकीकी गलती, शारीरिक सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन रूहानी तौर पर मेरे बच्चे माला के ही। हाँ, उनके रंग ढंग में मेरा हिस्सा बहुत कम है। एक बात बताऊं, अच्छा है कि मुझ पर नहीं है, नहीं तो वो ठीक होने में मेरी तरह सीधा होने में न जाने कितना समय लग जाता। अच्छा है कि वो मुझ पर नहीं है। हाँ, जानता हूं कि मैं उनका कानूनी और शायद जिस्मानी बाप उनके लिए पैसे कमाता हूं और दिलो जान से उनकी मां की सेवा में दिन रात जुटा रहता हूं। उसके बाद माला से मैंने बड़े ही निहायत ही अजीजाना अंदाज में कहा, माला सुन तो, माला मेरी बात एक बार देखो तो सही। माला सुनो ना, माला देखो दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं है माला। हाँ, अरे मैं तो उस कमबख्त को ठीक से जानता भी नहीं, सच में। लेकिन अगर कोई दोस्त रास्ते में मिल जाए, क्यों पता नहीं मेरे हर फिक्रे का क्यों से क्यों होता है। उस दिन भी यही हुआ, उस दिन भी यही हुआ। माला ने मुझे घसीटा और मेरी बात को वहीं पर काट दिया।
हर बार यही होता है कि मैंने क्या करूं। और माला ने मुझे घसीटा और घसीटते हुए मुझे लेकर गई और धम से पटक दिया और बोला कि झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे को झूठ अंदर चली गई। मैं कुछ देर चुपचाप वहां सर झुकाए खड़ा रहा। चुपचाप फिर अपने आप को समेटा और देखा तो वो हम लोग बीड़ी पी रहा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मानो कि वो मुझसे कहना चाह रहा हो कि पता है मुझे कि तुम किस मरहले से गुजर कर आ रहे हो। देखिए उस दिन हुआ क्या था कि मैं वो शाम माला से यूं ही थोड़ी देर बाहर घुमाने की इजाजत मांगकर बेमतलब घर से बाहर निकल गया था। वैसे माला इस तरह की इजाजत देती नहीं है और मैं मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। हाँ, उसको बेमतलब कहीं भी जाना बुरा लगता है। कोई काम हो या ना हो, किसी से मिलना हो ना मिलना हो, मतलब का सही और साफ फैसला वो पहले से ही लेके रखती। ठीक ही करती। मैं उसकी समझदारी की दाद देता हूँ। एक बात कहूं, मैं अकेला किसी काम से भी बाहर नहीं जा पाता। क्या करूं? माला के स्वभाव का असर है। जब वो पास नहीं होती तो मुझे सब सुना सुना सा लगता है और जब वो पास होती है तो कोई भी ऊट पटांग विचार दिमाग में उठ ही नहीं पाता। हर एक चीज एकदम ठोस और बे नहीं। और यहाँ ये अंदर की स्थिति ऐसी रहती है जैसे माला के हाथों सजाया हुआ कोई कमरा, जहां पर हर एक चीज ठीक है। ये भी हाँ ये भी ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। सब ठीक है। इस घर में सब चीज सब जगह जहां रखी है वो ठीक है। मतलब लगता है कि हर एक चीज अपनी जगह पर सलीके से पड़ी है। अपने नहीं रखी है, पड़ी नहीं रखी है। बेगायदगी की कोई गुंजाइश नहीं। और ये मेरा कमरा है। इस कमरे के बारे में हमारा कुछ नहीं मालूम। हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं बताया इस कमरे के बारे में। अगर उसको इस कमरे के बारे में पता चल रहा है तो इस कमरे को भी अपने दम पे ठीक कर देगी। मैं खुद इस कमरे में बहुत कमाता हूँ। कभी कभी नजर चुरा के कि कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए कि ये कमरा है। कहीं कोने में ये कमरा है। मेरा कमरा है। सिर्फ मेरा कमरा, जहां मैं खुद से बातें ना करूं तो क्या करूं मैं? मेरी दुनिया में कोई सुनने वाला भी तो नहीं। मैं घर से बहुत दूर चला गया था, बहुत दूर। वैसे जब मैं घर से दूर होता हूं ना तब भी मैं घर के बारे में ही सोचता रहता हूं। नहीं, एक बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। गाड़ी चल रही है, खूब अच्छे से चल रही है। अच्छी तनख्वाह है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बारसूख दोस्त हैं, उनकी बीवियां भी खूब हट्टी कट्टी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सरकारी मकान, अच्छा सरकारी लॉन, आस पड़ोस भी बहुत अच्छा, और इस महंगाई में 2 वक्त का अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर और अच्छी बिस्तरी जिंदगी। और मैं पूछता हूं, बताइए
कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक अच्छे इंसान को? क्या चाहिए? फिर भी खाली समय में मैं घर के मामलों को यहाँ से वहां से यहाँ से वहां से यहाँ उलट पुलट करने से ऐसा इत्मीनान मिलता है जैसे कि किसी तंदुरुस्त आदमी को आईने में अपना चेहरा देखकर मिलता होगा। मैं कहीं उन्हीं यादों में भटक गया था शायद। कुछ भी हो, मैं घर से दूर चला गया था। फिर अचानक से वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे अकेला बाघ हाथ लगाकर किसी खतरनाक शिकारी ने मेरा रास्ता रोक लिया हो। मैं डर गया। वो मेरी आंखें उसकी सूती हुई निगाहों से फिसलकर उसकी मुस्कुराहट पर झटकी। देख उसके साथ बिताए उस दर्द आलूद जमाने की बेशुमार उनकी मां की यादें होने लगी और ऐसा लगा जैसे इतने बरस रूपोश रहने के बाद मुझे किसी के सामने पेश कर दिया गया हो और उस पेशी से, उस ख्याल से, उस तकलीफ से मेरा सर झुका जा रहा हो। कुछ क्या बहुत देर तक उस नंगे भरावान अंधेरे में एक दूसरे के रूबरू खड़े। अगर कोई तीसरा दूर से देखता तो उसे लगता कि हम किसी मुर्दे के सिरहाने खड़े कोई प्रार्थना कर रहे हैं या फिर एक दूसरे पर टूट पड़ने से पहले किसी मंत्र का जाप। जब मैंने उसको पहचाना ना कि वही है तो उस वक्त मैंने माला को याद करना शुरू कर दिया था। मैं ऐसे संकट के समय हमेशा उसी को याद करता हूँ। मैं संकट के समय हमेशा माला को याद करता हूँ और यहाँ से भाग उठने की ख्वाहिश में मन में जान पड़ी थी। ये ख्वाहिश कौन रही थी? क्या मैं इसके साथ हूं? ये जहां ले जाना चाहे इसके साथ चला जाऊं और माला को कानों कान खबर ना हो। नहीं, इस विचार से जितना मैं तब घबराया था उतना ही परेशान मैं हूं। क्योंकि इसी से भागकर तो मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। यही अगर कुछ बरस पहले अगर मैंने इसके खिलाफ बगावत न की होती तो नहीं, उस भागने को बगावत कहना वैसा होगा जैसे अपने आप को धोखा देना। मैंने सोचा था, मैंने एक बार सच में सोचा था और शर्म के मारे मेरा मुंह चल उठा था। नहीं, इस हरामजादे ने मेरे अंदर सारी परेशानी को भाप लिया होगा। इससे मेरी कोई तकलीफ छिपी नहीं रहती। इससे भागकर माला की गोद में पनाह लेने की वजह एक सबसे बड़ी यह भी थी, मुझे उसकी हंसी सूखे पत्ते की हैबतनाक खड़खड़ाहट सी सुनाई दे रही थी। नहीं,
और उस घबराहट में उसके साथ बिताए हुए गुजरे जमाने की बेशुमार बातें आपस में टकरा रही थी। मैंने उसकी कोशिश की। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। मैंने दांतों को कसकर उसकी आंखों का सामना करने की कोशिश की। मेरे हाथों उसके खुले हाथों में ले लिया उसकी लाल सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे परसों आजाद रहने के बाद मैंने उसे अपने आप को सौंप दिया हो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इस विचार से मुझे जितनी तकलीफ होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। शायद हर भगोड़ा मुजरिम दिल से यही चाहता है कि उसे कोई पकड़ ले। घर पहुंचते हुए हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं, अपनी अपनी खामोशी में लिपटे हुए हम ऐसे ही चले जा रहे थे, ऐसे कि जैसे जैसे कंधे पर कोई लाश टिकी हो। पर वहां माला 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 मत माला, यहाँ माला से डांट खाने के बाद, चुपचाप खड़े रहने के बाद मैं वापस 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 देखा वो कमरा बिल्डिंग गिरा था और मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे ये कमरा इसी का है। मैंने कुछ सोचा, अपने आप को संभाला और उससे नजर बचाकर मैंने जाके घर की सारी खिड़कियां खोल दी, सारी खिड़कियां खोल दी, पंखा तेज कर दिया, बहुत तेज कर दिया और वो झुंझलाहट में आकर उसके जूते को लात मार के कुर्सी के नीचे डाल दिया। म्यूजिक सुनने का मन हुआ, म्यूजिक चालू करने के लिए गया तो उसकी फटी हुई हंसी सुनाई दी और बस मैं ठिठक गया और उससे दूरी बनाकर चुपचाप खड़ा हो गया। वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। हाँ, ऐसा लगा कि अपनी सारी परेशानी उसके सामने जाके कह दूं और उसको साफ कह दूं कि देख दोस्त, मेरी बात सुन, माला के आने से पहले चुपचाप यहां से निकल जाओ वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मेरी बात का उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। और अगर ये मैंने कह भी दिया होता ना तो वो मेरी बात को, मेरी इस अपील को यूं ही खारिज कर देता। हाँ, घर का मुआयना करते हुए मैंने उसको दबी निगाहों से देखा, मुझे ना वो जानवर की तरह दिखाई दे रहा था। इसकी हालत बहुत खस्ता है। देखा लेकिन उसकी शक्ल अभी भी मुझसे थोड़ी मिलती थी। ये ख्याल दिमाग में आते ही कोफ्त हुई और एक अजीब सी खुशी भी। हाँ, एक जमाना था कि ये केवल एकमात्र आदमी मेरा आदर्श हुआ करता था। हम लोग घंटों घूमा करते थे, यहां से वहां से यहां से वहां। हम लोगों ने कई नौकरियां एक साथ छोड़ी, कई नौकरियों से एक साथ निकाले भी गए। तब हम उन सब लोगों से अपने आप को बेहतर समझते थे जो लोग एक रिवायती तामीर के घरोंदे में कैद रहते थे, जिनके दिमाग उस घरोंदे में कैद रहते थे, जिनकी बेवकूफ बीवियां उनका दिन भर जिंदगी का नाच बचाती थी, जिनको अपने सिर्फ बच्चों की किरकारियों के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता था और जिन्हें सिर्फ अपनी सफेद पोशी के अलावा किसी का गम नहीं दिखाई देता था। उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था
ऐसा लगा जैसे ये आदमी उस पुराने जमाने से मेरे लिए पैगाम लेकर आया हो और मुझे वापस उस रोमानी दुनिया में वापस भटका देने की कोशिश कर रहा हो, जहां से भागकर मैंने अपने लिए फूलों की सेज सजा ली थी, जहां पर मैं बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी। ये मुझे नहीं मिल रहा। उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सुनना चाहता है, तो मैंने बात बदलने के लिए उसे कहा, है भाई दोस्त, बात पूछूं? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम जाओगे कब? वो हंस दी। ये हरामजादा फिर हंस दी। तो इसके हंसते ही मेरे घर की अच्छी आबो हवा में फिर से जहर फैल गया। मुझे खतरा हुआ कि अगर माला यहां पर होती तो चक्कर उसका मुंह नोच लेती। ये उस खतरे का पहला एहसास था। इतने बरस की दास्तां के बाद भी मैं आज तक माला को ठीक से पहचान नहीं पाया। कुछ देर के बाद वो बड़ी सुंदर सी साड़ी पहनकर उसके सामने इखलाती, बनखाती, उसके सामने खड़ी हुई और बड़े दिल फरेब अंदाज में उससे कहने लगी, नमस्ते, कैसे हैं आप? पानी में तकलीफ नहीं होगी? मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा दिया, आप वॉश कर लें, ताज़ा गर्म हो जाए। खाना हम देर से ही खाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। अब मामला माला ने अपने हाथों में ले लिया था। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं यूं ही परेशान हो रहा था। ऐसा लगा कि मैं उचक कर माला का मुंह चूम लूं। अब देखता हूं कि अब ये कमबख्त यहां से खुद ब खुद कैसे नहीं भागता। अगर मैं नहीं भागा तो माला की खूबसूरती, समझदारी, अकलमंदी सब बेकार है। नहीं, अगर वो यहां से भागने की बजाय माला के झांसे में आ जाए तो एक अजीब सा एहसास हुआ और मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने उसे माला के साथ नाचते हुए देखा। उसके ऊपर फिदा होते हुए देखा। उसके साथ लेटे हुए, सोते हुए देखा। एक अजीब सा एहसास हुआ, बहुत अजीब सा। आँख खोली तो वो वॉशरूम जा चुका था और माला सोफा ठीक कर रही थी। मैंने माला की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके तने हुए चेहरे को देखकर मैंने नजरें हटाई। सही सी बात है, उसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया था। कुछ देर के बाद वो नहाकर बाहर निकला। वो मेरे कपड़े पहना हुआ था और यहाँ माला ने बियर निकाली और भरते भरते बड़े प्यार से उससे पूछा, जी मैं आपसे पूछ रही थी कि आप खाने में मिर्च ज्यादा लेते हैं या फिर कम? मैंने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका। इस हरामजादे को खाने के लिए कोई पूछता भी होगा क्या? मैंने कुछ देर सोचा और माला की समझदारी पर बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठकर बियर पीते रहे। माला उसे यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातें पूछती रही। तो आपको आने में दिक्कत नहीं है? ये ठंडी तो है। जी हाँ। आपका सामान कहाँ पर है? और वो बगले झाँकता रहा। इतने में हमारे बच्चे आ गए। उन्होंने अपने अंदर को ग्रीट किया, उसके घुटने पर बैठे, अपना
नाम बताया और एक आध दो गाने सुनाकर वापस गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चले गए। और माला माला उससे ऐसी मीठी मीठी बातें कर रही थी जैसे मानो कि कोई हमारे ही हल्के का बेतकल्लुफ दोस्त हमारे यहाँ पर कुछ दिन के लिए ठहरने आए और उसकी बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी हो। कुछ देर के बाद माला माला खाना लगवाने के लिए बाहर चली गई। वो शाम मैंने पहली बार इस कमीने की आंखों में बेधड़क होके देखा था। लेकिन माला के जाते ही उसकी मुस्कुराहट में फिर से वो चैन और सहर वापस लौट आया। जैसे 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 मानो कि मुझसे कहना चाहता हो कि अच्छा क्या बात है। एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारी बीवी पसंद है, लेकिन बेटे उसे कह देना कि जितना गिलगिला वो मुझे समझ रही है मैं उतना हूं नहीं। एक पल के लिए मेरा जोश फिर से ठंडा पड़ गया। मुझे लगा कि अब ये बात ऐसे नहीं सुलझने वाली। फिर याद आया कि उस जमाने में भी इस पर शौक और खूबसूरत औरतें बहुत बड़ा करती थी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता था। याद है ना, मैंने कहा था बहुत ही जालिम आदमी है, बहुत जालिम। हर बात की तह पर पहुंचना इसकी आदत है और भावुकता से इसे सख्त नफरत है। उस दिन खाना बहुत उम्दा बना था। हम लोगों ने खाना खाया। माला उसे खुद उठकर उसके कमरे तक छोड़ने के लिए गई और कहा गुड नाइट। अगर कोई जरूरत हो तो बुला लीजिए। हाँ हाँ, सोचिएगा कि हमें तकलीफ। गुड नाइट। उस रात माला ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने कई बार मजाक करने की कोशिश की। माला माला अरे सुना, अरे माला सुन तो माला माला देखा नहा धोकर कितना अच्छा लग रहा था ना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कोशिश की कि उसके साथ समझौता हो जाए, लेकिन उसने मुझे अपने आसपास ही भटकने नहीं दिया। लेकिन मुझे भरोसा था कि दूसरे दिन माला उसको यहाँ से खदेड़ देने में कामयाब हो जाएगी। हाँ हाँ, लेकिन मैं गलत साबित हुआ, पूरी तरह से गलत। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि माला समझदार, खूबसूरत और अक्लमंद है, लेकिन इस हरामजादे की ठिठाई का भी कोई मुकाबला नहीं। माला 3 दिन तक इसकी खातिर तवज्जो में लगी रही। क्या खाएंगे आप, क्या लेंगे आप, कहां पर बैठेंगे आप, क्या पहनेंगे आप। सुनिए ना, आप जो बोलेंगे मैं खाना बना दूंगी, हाँ मीठा भी बना दूंगी। और सुनिए, आपको बीड़ी पीने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ आराम से घर पर भी पी सकते हैं। और हाँ, कपड़े मैंने कमरे में रखवा दिए हैं, आप पहन लीजिएगा। वो हरामजादा मेरे कपड़ों में बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा हो। नजर ऐसे आता था जैसे माला के 2 पति हो। मैं तो सुबह सुबह ऑफिस निकल जाता था, तो ना जाने इन दोनों के बीच में दिन भर क्या बातें होती। ये कर लो माला, वो कर लो माला, ये कर लो माला, वो कर लो। और फिर मौका पाते ही माला मेरी कॉलर पकड़ के मुझे अपने कमरे में लेके जाती थी और डांटना शुरू कर देती थी। कौन है जब तक यहाँ रहेगा ना, न तो हम लोग कहीं जा सकते हैं और न ही कोई हमारे घर आ सकता है। समझ में आ रहा तुम? ये बच्चे कहते हैं कि वो बदतमीज है, ठीक से बात भी नहीं करता। पूछती हूँ चाहता क्या है वो आदमी, तो मैं क्या बताता कि वो क्या चाहता है। कभी कहता कि सब्र करो, बस कुछ दिन में जाने की सोच ही ना होगा। और कभी कहता कि अरे मुझे क्या पता, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ, क्या बताऊँ तुमसे। और कभी कहता कि अरे तुम ही तो सर चढ़ा के रखा है उसको, अगर तुम्हारा बर्ताव उसके खिलाफ थोड़ा रूखा होता तो माला के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं है।
3 दिन तक माला यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वो वहां से यहाँ, यहाँ से वहां। और चौथे रोज अपने बच्चों सहित माला घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ चली गई। मैंने रोकने की कोशिश की, माला 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 माला, देखो मेरी बात सुनो, माला माला देखो, छोड़ के मत जाओ, माला माला मेरी बात सुनो, देखो देखो मेरी बात मान जाओ, जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो यहाँ से चला जाए। माला एक बार मेरी बात को सुनो, माला बेटा बेटा अपनी माँ को समझाओ ना, माला माला मेरी बात सुन लो, माला ये घर तुम्हारा है माला, मैं यहाँ अकेला नहीं रह पाऊंगा माला। माला प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा, जहां बोलोगी वहां खड़ा हो जाऊंगा, जहां पर बैठने के लिए बोलोगी वहां बैठ जाऊंगा, जैसा कहोगी करूंगा माला। माला माला प्लीज, माला रुक जाओ माला, माला प्लीज रुक जाओ माला, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी खाली है माला, कोई भी चीज कहीं भी ठीक से नहीं रखी है माला, प्लीज ठीक करने के लिए वापस आना माला, माला माला प्लीज आना माला। वो नहीं रुकी, वो चली गई, नहीं रुकी, चली गई। उस वक्त ये हरामजादा हंसा, ये हरामजादा हंसा, बार बार हंसा, बार बार हंसा, जोर जोर से हंसा। आज माला को घर में 5 दिन हो गए, मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया। ये हरामजादा भी अपने रंग में वापस हो गए। ये कपड़े उतार कर इसने फिर वही अपना मैला कुचैला कुर्ता पजामा पहन लिया। कहता कुछ नहीं, ये कहता कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये क्या कहना चाहता है। सुनाओ, इससे अच्छा मौका तुमको फिर नहीं मिलेगा। सोच लो, वो यहां से जा चुकी है, उसके आने से पहले यहां से भाग चलो। उसकी चिंता मत करो, वो अपना इंतजाम खुद कर लेगी, वो अपना इंतजाम खुद कर लेगी। से बातें ना करूं तो और क्या करूं मैं? मेरी दुनिया में कोई सुनने वाला भी नहीं।
राज, मैं उसे कुछ देर के लिए बेहोश करने में कामयाब हो गया। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, उसके होश में आने से पहले उसकी गर्दन मार दूं। दूसरा, नजर में सम्मान बांध के उसके होश में आते ही वापस उस रास्ते पर निकल जाऊं जहां से भागकर मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। माला 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 अगर माला यहाँ होती ना तो कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेती, और मैं यहाँ नहीं, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। थैंक यू सो मच। इस नाटक के निर्माता और अभ्यास मंच के मालिक और इस फेस्टिवल के मालिक श्याम, और बैक स्टेज में थे अनाउंसमेंट में दीपिका, लाइट में रोशन, इतिहास में पहली बार म्यूजिक में दो लोग नहीं और विकास, एक ही म्यूजिक बजाने के लिए दो लोग। और बैक स्टेज में शिवम, सत्यम, और इस नाटक के निर्देशक कान्हा भैया जो भोपाल में है, कान्हा भैया लाइन है। बाकी और कुछ बचाएगा कहने के लिए कुछ भूल गया क्या? बाकी लाइट का थैंक यू, सेट का थैंक यू, अभ्यास मंच का थैंक यू, आप सब लोगों का थैंक यू। आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, आपने पेशेंटली इतना लंबा देखा, और थैंक यू सो मच। फिर अभी अगला शो है, उसके लिए अगर आपको इंतजार करना है तो रुक जाइए, और अगला शो भी देखिए। इसके बाद 2 शो और हैं, तो आप दोनों देख सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो जरूर रुकिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से गुड नाइट, लेकिन प्ले के बाद फिर आपको अपने आप को गुड नाइट बोलनी पड़ेगी।